ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गर्मियों में बिजली आपूर्ति के लिए कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। अप्रैल की बस शुरुआत भर हुई है और तापमान जो है वो 35 डिग्री तक पहुंचने लगा है और इस बार उम्मीद है कि बहुत ज्यादा तापमान हो सकता है। ऐसे में पिछले हफ्ते में एनडीएमए ने भी तापमान को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की और सरकार भी इस दिशा में बहुत जोर शोर से काम कर रही है। खासकर गर्मी के मौसम में बिजली की मांग को पूरा करने और सभी आवश्यक कदम जो उठाए जाने चाहिए उसे सरकार उठा रही है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसे सुनिश्चित करने के लिए अपने मंत्रालय के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और गर्मी के मौसम के दौरान शून्य लोड शेडिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सरकार ने बल दिया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी उपस्थित हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है इस बार कि बिजली की कहीं कोई कमी नहीं रहे, लोड शेडिंग नहीं करनी पड़े और जो एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं ऐसा नहीं हो कि उनके पास तो ज्यादा है और किसी स्टेट के पास कम है। तो एक जो बैलेंस्ड वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मैं सवाल आपसे यहां से शुरू करता हूं, क्या बिजली को पूरी तरीके से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेदारी है इसमें, या उपभोक्ताओं की तरफ से भी कुछ बातें की जानी चाहिए जिससे कि न सिर्फ हम बिजली को बचाएं बल्कि जो आग लगने की घटनाएं होती हैं या पावर ट्रिप होता है या स्पार्क होता है ओवरलोड के कारण, उससे भी बचा जा सकता है। तो हम जनता से पहले शुरू करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, किसी भी पूरी अगर आप बिजली का सारा जो सिस्टम देखते हैं उसमें सब कुछ जो करा जाता है, चाहे वो सरकार करती है, चाहे कंपनियां करती हैं या बिजली निर्माण करने वाले जो कारखाने वो करते हैं, वो जो कुछ भी करते तो अंततः उपभोक्ता के लिए ही, जिससे कि उपभोक्ता जब उसको आवश्यक हो और उसके पास और जितनी जरूरत है और जिस दाम पे, अच्छे दाम पे उसको बिजली उपलब्ध हो, चाहे वो उपभोक्ता घर हो, चाहे वो उपभोक्ता एक व्यवसाय हो, चाहे वो कंज्यूमर जो है वो एक कारखाना हो, तो अंततः यही कोशिश होती है। जबकि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने का करती है, कंपनियां करती हैं, राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन सबसे आवश्यक हो जाता है कि जो उपभोक्ता है वो भी अपने जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करे। हमने देखा है हमारे देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बिजली का जो जब उपभोग करते हैं तो थोड़ा उसमें लापरवाही दिखाते हैं। कईयों का ये मानना होता है कि ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं बिजली का बिल अदा कर सकता हूं, तो लिहाजा मुझे जो है वो इस बात पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जिस कमरे में कोई बैठा नहीं है वहां एसी भी चल रहा है या वहां पंखा चल रहा है या वहां बल्ब जल रहा है, तो उसको बंद करने की वो कोशिश नहीं करते। अगर आप उनसे कहें तो उनका तर्क होता है कि मैं बिल दे दूंगा, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन ठीक है, आपके पास पैसे हो सकते हैं और आप बिल भी अदा कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि जहां आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप अपना बल्ब ऑन रख रहे हैं या एसी ऑन रख रहे हैं या पंखा या टीवी कुछ ऑन रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं दूसरा जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको वो फिर उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उसका नुकसान होता है। तो ये थोड़ा न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो ये ठीक नहीं है, नजरिया ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसको एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर, एक जिम्मेदार उपभोक्ता और जिम्मेदार नागरिक बनने की बहुत जरूरत होती है, खासतौर से ऐसी चीज में जहां आप बिजली की बात कर रहे हैं जिसके निर्माण में सरकार को या हमारी कंपनियों को या हमारे राज्य सरकारों को या प्राइवेट सेक्टर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बिजली का निर्माण, उसके लिए ईंधन लेकर के आना, आमतौर से विदेशों से भी लाते हैं, उसके बाद उसको एक जगह लाना, टेक्नोलॉजी को लेके आना, और इस भारी मौसम में आप अंदाज लगाए कि जो जहाँ कोयले से बिजली बनती है, वहां जो हमारे लोग काम करते हैं, हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी वर्कर जो वहां काम करते हैं, उस गर्मी के अंदर जो तापमान होता है वो 50 डिग्री से कहीं ज्यादा होता है, उसमें भी वो काम करते हैं, इसलिए कि बिजली का निर्माण जो है वो होता रहे और घरों में बिजली पहुंचती रहे, जिससे लोग पंखे में या एसी में या टेलीविजन के सामने आराम की जिंदगी बसर कर सकें। तो मुझे लगता है उपभोक्ता की काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस बारे में जो थोड़े से लापरवाही दिखाते हैं उनको जरा इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी बड़ी जिम्मेदारी है ताकि हर बिजली को बचाया जाना, हम ये मान सकते हैं कि हम उतनी बिजली बना रहे हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से बिजली पैदा की जाती है। नरेंद्र जी, अगर आपसे ये जानना चाहें कि अभी देश में, भारत में हमारी बिजली की क्या स्थिति है, यानी कि अगर पूरे देश के बारे में हम बात करें तो कितनी मेगावाट की जरूरत है, कितनी बिजली की जरूरत है और कितनी वो पैदा होती है, और साथ में इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्पादन और जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है
उसका बीच में जो लॉसेज होते हैं वो कितना होता है? देखिए, हमारे यहाँ हमारे 140 करोड़ की आबादी हो चुकी है और आपको पता है अभी कुछ साल पहले तक तमाम हमारे देश में गांव ऐसे थे जहां बिजली थी ही नहीं, पहुंची नहीं। तमाम ऐसे उपभोक्ता थे जिनको बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन आज एक अच्छी बात ये हुई है कि आज लगभग हर गांव में बिजली है और लगभग हर घर के अंदर बिजली उपलब्ध है। हाँ, कई जगह बिजली पहुंच गई है लेकिन उसका लोग उतना प्रयोग नहीं कर पाते जितना शायद उनकी जरूरत हो या शायद वो चाहते हो, क्योंकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। अर्थात ये है कि वो उतना पैसा नहीं दे पाते। तो ये एक कारण जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, आज की तारीख में हम लगभग 4,40,000 मेगावाट बिजली का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास है, और इसकी तुलना अगर आप करिए अभी कुछ साल पहले तक की भारी आबादी के लिए हमारे पास मात्र 2,20,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी। आज की स्थिति यह है कि हमारे पास जो जितनी जरूरत है या जितना मांग है, उस डिमांड है, उससे हम ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज हमारे पास हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में हमको जो देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते जो काम करना है वो ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, जितनी बिजली की उनकी आवश्यकता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके, जिससे कि उसका पे कर सके और बिजली जो है वो उसका प्रयोग कर सके, जिनको उनका जो जीवन है वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो सुखद हो सके। ठीक उसी हिसाब से जैसे शहरों में रहने वाले मध्य वर्ग या जो संपन्न वर्ग है वो जितना बिजली का निर्माण करता है। शहरों में आम तौर से लोगों के घर में 2-2, 3-3, 4-4 एसी होते हैं, जबकि हमारे यहाँ तमाम राज्य हैं जहाँ पे ये तो एसी तो बहुत होते भी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसमें बिहार है जैसे, वहां पे अभी तक रेफ्रिजरेटर जो है वो भी मात्र 12% लोगों के पास है। जहां तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात है, बिजली का निर्माण करने की क्षमता की बात है, वो आज हम विश्व में तीसरे नंबर पे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने उसमें जितना काम किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से देखें, चाहे वो रिलायबिलिटी के हिसाब से देखें कि कैसा भी मौसम हो बिजली उपलब्ध कराते हैं, उसमें आज भारत जो है दुनिया की जो 5 अव्वल देश है, सबसे आगे के देश हैं, उनमें गिना जाता है। और यही नहीं, यही टेक्निक, ये सारी चीजें हम अन्य देशों को भी आज उसका निर्यात कर रहे हैं। आपने कहा कि जो बिजली हम बनाते हैं, जितनी हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो जितनी जरूरत है उससे भी कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि आज हम बिजली दूसरों को भी दे पा रहे हैं। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण वजह क्या है कि अभी भी कई जगहों पर जो बिजली नहीं पहुंच पाती है, क्या वहां पे तार और खंभे नहीं गए हैं या फिर कोई और वजह है? देखिए, अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे संविधान के अंतर्गत जो बिजली है ये राज्य का विषय है, और जो बिजली को तो केंद्र सरकार बिजली का निर्माण तो कर सकती है, जो वो करती है, जैसे एनटीपीसी के माध्यम से, एनएचपीसी के माध्यम से, सोलर पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से। लेकिन घर पे बिजली पहुंचाना या कारखाने में बिजली पहुंचाना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे देश में अभी जिसको बोलते हैं एनर्जी गवर्नेंस, कई राज्यों में या कुछ राज्यों में कहना चाहिए, एनर्जी गवर्नेंस वो अभी बहुत एफिशिएंट नहीं है। इस कारण जो है वो वहां पे इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बिजली उपलब्ध, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहां बिजली कई दफे नहीं पहुंच पाती, या शॉर्टेजेस हो जाती हैं, या कुल मिलाकर के जो है वो बिजली वहां से गायब हो जाती है। इस तरह की समस्याएं आती है। उसका इशू सबसे बड़ा एनर्जी गवर्नेंस है। एनर्जी गवर्नेंस में भी तमाम हमारे राज्यों की ये यूटिलिटीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि बिजली का वितरण करें, उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि तमाम जगह जो है बिजली में राजनीति आ जाती है। कोई कहता है बिजली मुफ्त में दे देंगे, कोई उम्मीद करता है कि हमको बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए, बिना इसको समझे कि बिजली का निर्माण बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, अर्थात उसमें बहुत पैसा लगता है। ऐसी चीज जिसमें हम उस ईंधन का प्रयोग करते हैं जो हम आयात करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो हम आयात भी करते हैं, और सब कुछ बहुत ही कैपिटल, बहुत ही पैसे की जरूरत होती है। ऐसी चीज को इस हद तक पॉलिटिसाइज कर देना कि हम इसको मुफ्त में दे देंगे, मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना होता है। और बहुत बड़ा कारण कि हमारे यहाँ ये तमाम यूटिलिटीज या कई राज्यों के अंदर बिजली की दिक्कत होती है, उसका कारण यह है कि जो उपभोक्ता है, आम आदमी, उसको भी लगता है ये चीज मुफ्त में मुझको मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो उसका जो इकोनॉमिक्स होता है, जो अर्थशास्त्र होता है उन कंपनियों का, उन यूटिलिटीज का, वो अर्थशास्त्र जो है चरमरा जाता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे एक उपभोक्ता के नाते कि मैं बिजली को वेस्ट नहीं करता, मुझे करने का अधिकार नहीं है, और ये गैर जिम्मेदाराना बात होती है। हमने सुना है नरेंद्र जी की कोयला से बिजली बनती है, आपने पानी से बिजली बनाने की बात हम लोगों ने सुनी है, सौर ऊर्जा हम देखते हैं, पवन ऊर्जा देखते हैं। ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे बिजली बनाने पे सरकार का भी जोर है, सोलर पर भी अभी बहुत जोर है, ये परंपरागत से जो हटकर है, इसे हम आम भाषा में समझें तो कैसे समझें? देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात हमको जो समझने की है कि अब पूरी दुनिया और खासतौर से भारत वो बिजली के युग में प्रवेश कर रहा है। अगर आप हमारे इतिहास उठा करके देखते हैं पिछले कई दशकों का, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो तेल पे ही बहुत आधारित थी।
हमारी जिसको कहते थे ऑयल इकोनॉमी है। आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, अर्थात फॉसिल फ्यूल में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। अभी भी हमारी 80% बिजली पूरे विश्व में इन्हीं से आती है। लेकिन अब ये प्रयास है कि धीरे धीरे जो है जो कन्वेंशनल एनर्जी है इसको हम पीछे छोड़ें और जो न्यू रिसोर्सेज है जिसको एक रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं उस दिशा में बढ़े। तो भारत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है एक तरफ, लेकिन चूंकि हमारी जरूरत ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हम बहुत विशाल देश हैं, हमारे लिए ये नहीं हो सकता कि हम एक चीज को रोक दें और दूसरे पे काम करें। हम एक तरफ तो कोयले से और बिजली का निर्माण कर रहे हैं, हमारे देश में 65 से 67% बिजली का निर्माण कोयले से होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम साथ साथ प्राकृतिक गैस का जो यूज भी बढ़ा रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर का यूज भी बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने थोरियम से बिजली का निर्माण करना शुरू करा है, एक टेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो हमने शुरू करा है। और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा के अंदर पिछले 7 सालों में जो हमने उपलब्ध किया उसको देख करके पूरी दुनिया अचंभित है कि कैसे हमने तेजी से यहाँ पे सौर ऊर्जा का निर्माण बनाया। पवन ऊर्जा आज भारी मात्रा में उसे निर्माण कर रहे हैं और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। या समुद्र में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे समुद्र में बिजली के कारखाने टरबाइन लगा रहे हैं, वहां बिजली का निर्माण होगा। जहां तक पानी से बिजली की बात है, तमाम उसकी योजनाएं अरुणाचल प्रदेश से लेके हिमाचल से कश्मीर से तमाम उसका निर्माण कर रहे हैं और उसका और विस्तार किया जा रहा है। अन्य देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जिसमें भूटान खासतौर से अग्रणी है। तो सरकार का ये पूरा प्रयास है जिससे कि, लेकिन कन्वेंशनल एनर्जी जो है ऐसा नहीं होगा कि वो स्विच ऑफ हो गया, भाई कन्वेंशनल एनर्जी आज से बंद, ऐसा नहीं होगा। कन्वेंशनल एनर्जी का भी हमने जो है कंजम्पशन भी बढ़ेगा, यूज भी बढ़ेगा और आने वाले समय में अभी उसका जो है नए कारखाने भी लगेंगे, लेकिन साथ साथ हम रिन्यूएबल का करेंगे। और आज से 30-35 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो हिस्सेदारी है पूरी जो बास्केट है एनर्जी कंजम्पशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, उसकी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे 2060-70 तक पहुंचते पहुंचते भारत में ज्यादातर जो बिजली का निर्माण है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। कोयला रहा, तेल रहा, बाकी जो चीजें हैं ये काफी हद तक इतिहास बन चुकी होंगी। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसका भारत सरकार ने एक एजेंडा बनाया है, पूरा माइलस्टोन तय कर रखे हैं और उसके तहत एक रणनीति बना करके उस पर काम हो रहा है कि 2047 तक भारत का टारगेट है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, हमको स्वतंत्रता मिल जाए, जिससे कम से कम हमारा आयात जो है उसको हम कम से कम कर सकें। और उसके बाद 2070 तक नेट जीरो, भारत के अंदर किसी भी तरीके का ऐसा कोई कहीं से बिजली का निर्माण नहीं होगा जिससे प्रदूषण हो। बिल्कुल, आपने तो तेल सेक्टर पे भी नरेंद्र जी काफी काम किया है, ऑयल सेक्टर पे अभी भी निर्भरता जो है ऑयल के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट आधारित है। क्या जब इस तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम और आत्मनिर्भर हो जाएंगे और एनर्जी बास्केट में इसकी भागीदारी और बढ़ेगी तो तेल इंपोर्ट क्या हम कुछ कम कर पाएंगे? क्या उस पे इंपोर्ट पे निर्भरता कम होगी हमारी? देखिए, सरकार की नीति को अगर आप देखें तो सरकार क्या करे, सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। सबसे ज्यादा जो पेट्रोल या डीजल का जो खर्चा होता है, जो यूज होता है, वो व्हीकल्स में होता है, कारों में, बसों में, ट्रकों में। अब प्रयास ये है कि हम बिजली के युग में जाए, हमारा जो परिवहन है, सड़क परिवहन बिजली के युग में चला जाए। उसमें समय लगने वाला है क्योंकि बिजली निर्माण के लिए फिर हमको तो जो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं वो आज की तारीख में काफी फॉसिल फ्यूल है, कोयले से आता है वगैरह वगैरह से, या प्राकृतिक गैस से आता है, जो भी एक फॉसिल फ्यूल है। अभी जो है आने वाले भारत जैसी अर्थव्यवस्था, जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था जो हमारी जरूरत है, हमारे लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े, हमारी जीडीपी 10% पहुंचे, हमारे देश के अंदर गरीबी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, हमारे देश में बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाए और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसके लिए अभी ये हमारे लिए आवश्यक है जो भी ऊर्जा की आवश्यकता हो उसका प्रयोग करो। अभी हम जर्मनी या स्वीडन या नॉर्वे जैसी स्थिति में नहीं है जहां हम चुन सकें। तो ये एक ऐसी नीति है जिसमें भी एक मिडिल पाथ चल रहे हैं, जो गौतम बुद्ध का रास्ता था कि मध्य मार्ग, उस पर हम चल रहे हैं और इससे यही रहे जिससे कि हम अपने प्रगति से समझौता नहीं करेंगे। देश में गरीबी मिटानी है तो प्रगति समझौता असंभव है, कर ही नहीं। और बिजली के बिना, चूंकि हम बिजली के युग में जा रहे हैं, पूरी दुनिया बिजली में जा रही है, तो जब तक ये नहीं होता है कि हवाई जहाज भी बिजली से चलने लगे, समुद्री जहाज भी बिजली से चलने लगे, बड़े बड़े कारखाने भी बिजली से चलने लगे, बड़े बड़े हैवी ट्रक भी बिजली से चलने लगे, जब तक हमारी निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा पर बनी रहेगी, हमारी क्या पूरी दुनिया की बनी रहेगी। तो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं और वो देश उस दिशा में बढ़ रहे हैं, भारत उसमें अग्रणी पंक्ति में है। नरेंद्र तनेजा जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गर्मियों में बिजली आपूर्ति के लिए कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks
gmail.com